हरियाणा का वो सारे का सारा गांव ही दहशत की चपेट में था। अभी एक मौत का सदमा वो पूरी तरीके से सहन कर नहीं पाया था कि दूसरी मौत हो चुकी थी, और वो भी इतनी खतरनाक, इतनी खौफनाक कि जिसने भी उसके बारे में सुना सहम सा गया। पिछले कुछ दिनों से गांव में दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन जैसे ही गांव के लोग एक आदमी को अपनी तरफ आता देखते हैं, जैसे जैसे उसका चेहरा साफ दिखाई देना शुरू होता है, लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब वो दहशत का साया सारे गांव में फैल चुका था। जिस बात का डर था वही हो चुका था। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था उस बीती रात कि सारे का सारा गांव इतनी दहशत में आ चुका था। और वो कौन था जिसको देखकर लोग डर चुके थे? प्रेत था? पिशाच था? नहीं, भोर तो हो चुकी थी, दिन चढ़ना शुरू हो चुका था। दिन के समय में कौन सा प्रेत नजर आएगा? तो फिर वो था कौन जिसको लोग देखकर सहम गए? और हाँ, वो बीती रात आखिर हुआ क्या था? कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस गांव के कई लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। किस्सा होता है बस एक दिन पहले ही शुरू। दहशत गांव में इसलिए थी क्योंकि एक शमशान घाट है उस गांव में, जो शायद अब बदनाम हो चुका था। क्या है उस शमशान घाट का किस्सा? कौन है वो इंसान जिसको देखकर ये सभी सहम गए? और क्या हुआ बीती रात? सब आपको जानने को मिलेगा इस किस्से के अगले पड़ाव में। लेकिन उससे पहले गुजारिश है आपसे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। हाइप देना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा सुनने के बाद। और इसके बाद देखते हैं कि आज का कमेंट ऑफ द डे क्या होगा। अब ये किस्सा निशांत का किस्सा है। निशांत हरियाणा के एक गांव में रहने वाले हैं। ये गांव हिसार की तरफ पड़ता है और उस गांव में एक शमशान घाट है। और इनका जो गांव है काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है, और कुल मिला के उस गांव में एक ही शमशान घाट है। आसपास जो शमशान घाट है वो भी काफ़ी दूर है इनके हिसाब से। तो जो भी गांव में गुजर जाता है वहाँ पर ही इनकी चिता जलाई जाती है। ये शायद अब इनकी मजबूरी थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था इनके गांव में। कुछ लोग जो चल बसे थे, जिनकी चिताएं जली थी, अब शिकायतें मिल रही थी कि उनके परिजनों के सपने में वो आकर तड़फ रहे हैं कि उनको कैद कर लिया गया है, उनकी आत्माओं को कैद कर लिया गया, उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई जाए। बल्कि जब इन्होंने सभी जो क्रियाक्रम किए थे, पहेवी भी गए थे, हरिद्वार में अस्थियां भी प्रवाहित की थी, लेकिन उसके बाद कैसे हो सकता है कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही? और कैद किसने किया? जब तांत्रिकों से, पंडितों से इस चीज़ का बात, इसके बारे में बात की गई, तो पता लगा कि आपके शमशान घाट में एक ऐसी प्रेतनी आ चुकी है, एक ऐसी पिशाचनी आ चुकी है, जो मुर्दे जब जल रहे होते हैं, जब तक इनकी चिता ठंडी नहीं होती, उनकी आत्माओं का शिकार करती है। अब इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो जो पिशाचनी थी, बकौल इनके बड़ी शक्तिशाली पिशाचनी थी, वो किसी एक तांत्रिक या किसी एक पंडित के काबू में आने वाली नहीं थी। जो भी उस शमशान में जाकर उसको रोकने की कोशिश करता, वो मानो अपनी सीधी सीधी मौत को ही बुलाता। फिर एक तरकीब बनाई गई जो तांत्रिकों ने बताई थी कि जिस दिन इस गांव में चिता जलेगी, इस शमशान में चिता जलेगी, उस रात कम से कम वहाँ पर उसको अकेले जलने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग वहाँ पर राखी करेंगे। जब लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी जो भी वो आत्मा का करना चाहेगी वो कर नहीं पाएगी। इतने लोगों के बीच में वो आएगी नहीं, बशर्ते बस आप में से कोई डरे ना, क्योंकि अगर आप में से कोई डर गया तो फिर वो डर के साथ ही तो खेलती है। अब ये जो शर्त थी या ये एक तरकीब थी, ये बड़ी अटपटी सी तरकीब थी कि भाई रात के समय में जलती चिता के पास, और वो भी जब ये पता हो कि वहाँ पर एक ऐसी पिशाचनी है जो आत्माओं का शिकार करने के लिए बैठी है,
क्या उनको कोई नुकसान हो सकता है उससे? हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो लोग गांव के चल बसते थे, उनके परिजन ये भी तो नहीं चाहते थे कि उनके परिजनों की आत्माएं ऐसे किसी की वश में आ जाए। इसलिए फिर सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया कि ठीक है, कुछ 8-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा जो रात के समय में राखी किया करेंगे, और बाकी दिन के समय में तो चलो राखी करना आसान होता था, और जब तक चिता बिल्कुल ठंडी ना हो, यानी कि जब चौथे पर शायद चिता के जो अस्थियां निकाली जाती हैं, तब तक राखी की जाया करेगी। और गांव ठीक था, मतलब मीडियम से साइज का गांव था, और कौन वहाँ पर रोज मर रहा था, ऐसा नहीं था कि रोज ही किसी की मौत होती थी। तो महीने में एक आधे में अगर कोई ऐसा हो जाता था तो सभी ने तरीका सोच लिया कि ठीक है भाई, एक दूसरे की मदद के साथ ही होगा। आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे। यही सोचकर इन्होंने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब निशांत जो है, ये तब थे कुछ 15 बरस के आसपास। अब इन बातों को कुछ 5 बरस हो चुके थे, और 5 बरस में इन्होंने काफ़ी किस्से सुने भी थे। और कई लोग कहते थे कि रात को उनको आसपास हलचल होती है, किसी की रोने की आवाज़ आती है, किसी की पायलों की आवाज़ आती है। वो पूरी कोशिश करती है कि डिस्ट्रैक्ट किया जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे इस चीज़ का डर कम होने लग पड़ा, लोग कैजुअल भी होने लग पड़े, लेकिन फिर भी जो ये प्रथा थी, एक तरह की ये प्रथा ही बन चुकी थी। अब क्या होता है कि एक समय वो आता है जब निशांत के घर में मृत्यु आती है, यानी कहने का मतलब कि उनकी ताई जी थी जो कुछ समय से बीमार थी, और वो चल बसती है। अब नेचुरली बात है कि अ, संस्कार होना था, और जो 10-12 लोग में से ज़्यादातर लोग तो इनके घर के होने थे। अब इनका निशांत खुद कहते हैं कि आज रात मैं भी रुकूंगा। अब निशांत के पिता, उनके ताऊ जी कहते हैं नहीं नहीं बेटा, तू नहीं रुकेगा, लेकिन कहते हैं कि पिताजी अब तो बड़ा हो गया हो, अब तो बस राखी करनी है। खैर कुछ कहने के बाद वो मान जाते हैं, थोड़ी देर तक कहते रहते हैं कि नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन एक इनका ना रिश्तेदार था, शायद इनके मौसा जी लगते थे, मुझे पक्का नहीं पता क्या रिश्ता उन्होंने बताया था, याद नहीं। वो ना थोड़ा सा सार्किस्टिक वे में कहते हैं इनको कि अरे तू जाएगा, बाल है तुझे तो वैसे ही उठा के ले जाएगी। तो ये उनको ना बड़ा गुस्सा भी लगता है कि ये क्या बात, थोड़ा बाल रहा हूँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये ना उनको गुस्से से कहते हैं कि अरे मौसा, आप अपनी ख्याल कीजिए, आप अपना देखिए, हमारी बात छोड़ दीजिए आप। थोड़ा सा ना अब एक तरह का दोनों का ईगो क्लैश हो जाता है। अब कहते हैं ठीक है चल पड़ साथ में, देखेंगे कितना तेरे में दम है। होता क्या है कि जब ये संस्कार वगैरह करते हैं, चिता जलनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर 8-10 लोग, जिनमें निशांत भी थे, वो इनके मौसा भी थे, कुछ लोग वापस आ जाते हैं। इनके पिताजी वापस आ जाते हैं, इनके ताऊ जी आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कहते हैं कि भाई अफसोस करने आना तो सबसे पहले तो आपसे मिलेंगे ना, तो आपको जाना चाहिए। वो भी चले जाते हैं, और कुछ लोग बाकी मिलाकर, कुछ रिश्तेदार मिलाकर, अब तकरीबन कुछ 8-10 लोग थे जो राखी कर रहे थे। अब इनमें इन्होंने टॉर्चेस वगैरह ली हुई थी, और साथ में इनके पास हथियार भी था। हथियार में भी खासकर, यानी कि ऐसा नहीं था डंडे वगैरह थे, डंडे भी थे, लेकिन मेनली लोहे के हथियार भी थे, क्योंकि माना जाता है कि जो ये पिशाचनियाँ वगैरह होती हैं, पिशाच होते हैं, ज़्यादातर ये लोहे से डर जाते हैं। तो ये इस तौर पर भी इन्होंने रखा हुआ था इस चीज़ को। अब ना ये जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, आज मौसम बड़ा ख़राब होता जा रहा था। जो वो शमशान घाट था, एक जैसे वो मान लीजिए चिता, 2 चिताएँ थी बेसिकली जो बने होते हैं। उसमें से एक तो इनकी ताई जी की चिता जल रही थी, और दूसरी जगह जहाँ पर बैठने की जगह होती है, शेड होती है, सभी बैठे हुए थे। लेकिन जो मौसम था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुका था। हवाएं तेज़ तेज़ चल रही थी, बादल गरज रहे थे, घने घनघोर बादल। थोड़ी देर बाद रिमझिम वर्षा होने लग पड़ती है, और साथ के साथ ही बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। अब बारिश तेज़ हो रही थी, एक चिता चल रही थी, और 2 पिशाचनी, उसका डर तो था। अब जो निशांत के मौसा जी हैं ना, वो रह रह कर किसी न किसी तरीके से निशांत को डराने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ये तो बच्चा है, ये बाल को क्यों ले आए, इसका कोई कहाँ यहाँ काम है। निशांत चाहते हुए भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, बड़े थे, लेकिन उनको गुस्सा बड़ा चल रहा था। खैर, अब इनमें ये था कि एक इनका सिस्टम था कि कुछ कुछ समय बाद जो भी लोग हैं, उनमें से
एक एक बंदा जो है वो चक्कर काटेगा, बाउंड्री के चक्कर काटेगा शमशान के कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। वहां पर उसको अकेले जाना पड़ता था। अब जैसे तैसे करके निशांत की भी बारी लग जाती है जब बारिश थोड़ी सी रुक जाती है। एक आदमी था जो गया और उसके बाद कुछ समय बाद वो भागता भागता आया। तो ये पूछते क्या हुआ, हाफ रहा था, डरा हुआ था, कहता मैंने किसी को देखा है। अब जैसे ही जो माहौल था थोड़ा सा लाइट था माहौल, आपस में कुछ लोग बातें कर रहे थे, अचानक से वो माहौल इंटेंस हो जाता है। कौन था, क्या था, पता नहीं, मैं पक्का नहीं कह सकता। कुछ परछाई जैसा था और मैंने वो ना, वो जो दरवाज़ा है ना शमशान का, उसके आसपास देखा। अब ये कहते हैं कि सच में देखा, मजाक तो नहीं कर रहा। कहता मजाक मेरे आपको शक्ल से लग रहा है। अब कहते हैं कि ऐसा करते हैं, जल्दी से इसको बंद कर दो, टॉर्च को बंद कर दो, ताकि किसी को पता ना लगे कि हम हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई तांत्रिक ना आता हो, आज पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। ये बात उनका मौसा बोल रहा था। सभी कह रहे थे अरे नहीं नहीं, तांत्रिक कोई नहीं आता भाई साहब, ये सब वही उसी का पिशाचनी का काम है, आप प्लीज़ कुछ ऐसा मत कीजिए। अरे नहीं करता, नहीं करता। अब ना सभी बिल्कुल बैठ गए थे नीचे, बिल्कुल अंधेरा था। थोड़ी दूरी पर बस जो चिता जल रही थी उसकी आग धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। ठंड थी, जो बारिश पड़ी थी शायद उसकी कुछ बूंदों की वजह से वो कुछ पहले ही ठंडी हो रही थी। उसके बिल्कुल सामने रास्ता था जहाँ से शमशान घाट आया जाता था। आसपास खेत खलियान थे, फसल ऊंची हो चुकी थी। कुल मिला के माहौल काफी डरावना बना हुआ था। अब फिर वो आदमी कहता वो देखो सामने देखो। दूर उनको कहीं कुछ चलता हुआ नजर आ रहा था। चलता हुआ तो तब उनको नजर आ रहा था जब दूर से देख रहे थे। जैसे जैसे वो जो चीज थी पास आती जा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था वो चल रही है, ऐसा लग रहा था कि वो लेविटेट कर रही है। जैसे ही बादलों की, बिजली की गर्जना, उसका चमकाहट पड़ती है उस पर, उसका चेहरा तो नजर नहीं आता क्योंकि काले वस्त्रों में वो लिपटा हुआ था और काले वस्त्र बहुत तेज तेज हवा में झूल रहे थे, मानो जैसे साक्षात यमदूत हो। अब वो बिल्कुल अंदर आ चुका था। कहाँ, शमशान घाट के। ये सभी एक दूसरे को कह रहे थे कुछ नहीं करना, बस देख के जाओ ये करता क्या है या करती क्या है। अब जो इसका मौसा था निशांत का, वो कहता है करना कुछ क्यों नहीं है, पकड़ते हैं इसको, पकड़ के पिटाई करते हैं इसकी। तो कहते हैं भाई साहब आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पहले देखने तो दीजिए। अरे इससे पहले वो काम कर गई, अरे उस औरत की उसने आत्मा ले ली, तो कैसी बातें कर रहे हो तुम। वो कहता चुप तो रहो, पहले देखने तो करती क्या है या करता क्या है। वो ऐसे ही हवा में उड़ती उड़ती वहां तक पहुंचती है। इनको शायद तब ये नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि एक तो घना अंधेरा, सिर्फ बिजली जो चमक रही थी उसकी जो चमक पड़ती थी कुछ समय के लिए, फ्लैश पड़ता था उससे थोड़ा सा लगता था कि कोई है। और तीसरे उसने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। अब ना वो जो जो चिता है उसके पास जा रही थी। चिता बस सब अंगारों में बदल चुकी थी, यानी कि जो लपटें थी वो खत्म हो चुकी थी, तो उसकी वजह से उसकी रोशनी भी कम थी। वो बस चिता के पास खड़ी होकर अपना सर तेज तेज घुमाना शुरू करती है और अब उसकी आवाज़ से ये लग रहा था कि शायद वो औरत है। अब वो ऊंची ऊंची कुछ अजीब से तरीके के मंत्र बड़बड़ाए जा रही थी, बड़बड़ाई जा रही थी, और जैसे किसी चीज़ का आवाहन करते हैं ना, ऐसे कर रही थी। सभी उसको देखकर डर तो रहे थे, लेकिन एक आदमी को ज्यादा चुल थी, निशांत के मौसा जी को। वो जल्दी से टॉर्च पकड़ते हैं और उस पर फ्लैश मारते हैं। जैसे ही उस पर फ्लैश मारते हैं उसके चेहरे पर जब जाती है तो चेहरे की जगह वहां पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां थी। वो वैसे ही देखती है, उसकी आंखें चमकती हैं। अचानक से उसकी टॉर्च को पकड़कर नीचे कर दिया जाता है और एक बहुत ऊंची आवाज आती है हंसने की, और साथ के साथ देखते ही देखते वो जो थी गायब हो जाती है। जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो मौसम खराब था, अब वो बड़ा भयानक रूप ले चुका था। अचानक से बारिश तेज हो जाती है। ये
खुसर फुसर करते हुए अपने उस मौसाजी को सभी कह रहे थे, भाई साहब आपने क्या किया, दिमाग खराब है क्या आपका? अरे देखना तो था है क्या? अरे देख लिया आपने? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे अगर मैं ना करता तो उसकी आत्मा को ले जाती। हम यहाँ पर झक मारने बैठे हैं, तो अब भी क्या कर लोगे आप? झक मारने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? अरे पकड़ते उसको, कहाँ पकड़ते? आपके सामने गायब होगी ना। जैसे ही ये बात करते हैं, फिर से हंसने की आवाज आती है। शायद उसके काम में विघ्न पड़ चुका था। उसको पसंद तो नहीं आया था, लेकिन 10 शिकार देखकर वो खुश जरूर हो रहे थे। अब सभी कहते हैं कि मेरी बात सुनो, कुछ नहीं करना, बस दुबक कर बैठे रहो, और जैसे ही थोड़ा सा दिन चढ़ेगा हम सभी यहाँ से भागने की करेंगे। और हाँ, कोई भी अब यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा, बस एक दूसरे के साथ ही बैठा रहेगा और भगवान का नाम लो, बस भगवान का नाम जपो। अब क्या होता है कि निशांत बैठा होता है। वो तकरीबन इन सब के बीच में बैठा था। निशांत को ये सब बातें पहले कुछ मजाक लग रही थी, जब तक वो इस शमशान में नहीं पहुंचा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर भी अब निशांत ही रहा था। उसका मौसा उसकी शक्ल देखकर हंस रहा था। आ गया स्वाद, और रहा शमशान में, तू तो बड़ा हो गया ना, तू तो बाल नहीं रहा। निशांत सच में डर चुका था। अब चाहते ना चाहते उसको अपने मौसा की बात तो ठीक लग रही थी, क्योंकि ना ही वो अपने कंपन को रोक पा रहा था और ना ही अपने आंख से निकले हुए आंसुओं को डर रहा था। अचानक से उसके हथेली पर कुछ गिरता है। उसको लगता है कि शायद छत चोने लग पड़ी होगी बारिश की वजह से। फिर से कुछ गिरता है, वो फिर से ऐसे उसको साफ कर देता है, लेकिन जब दूसरी बार साफ करके देखता है तो कुछ अजीब लगता है। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि कब जो बिजली है उसकी एक फ्लैश पड़े, क्योंकि टॉर्च तो जलानी नहीं थी, तो कुछ पता लगे कि क्या चीज़ है। अचानक से एक बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है और कुछ समय के लिए बिजली की फ्लैश पड़ती है और वो देखता है खून खून। जैसे ही ये चिल्लाता है, उनमें से एक बंदा उसका मुंह पकड़ लेता है, क्यों चिल्ला रहा है? फिर वो धीरे कहता है खून है, मेरे ऊपर खून गिर रहा है, ऊपर देखो छत पर क्या है, खून गिर रहा है। अरे कुछ नहीं है, खून नहीं है, पानी है, अच्छे कुछ है, ऊपर पड़ा होगा, कोई पक्षी पड़ा होगा, उसका खून गिर रहा होगा, और क्या है? अरे नहीं नहीं, खून इतना, ये ताजा खून है, ताजा खून है। अब उनमें से एक आदमी थोड़ी सी हिम्मत करके फ्लैश मारता ऊपर। अच्छा, वो ऊपर नज़ारा देखते हैं, उनके होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। क्या होता है? ऊपर पाँव के निशान थे, खून से सने हुए, मानो जैसे कोई उल्टा चल रहा है। अब जितनी भी किसी में हिम्मत बची कुची थी, वो भी जवाब दे चुकी थी। उनमें से एक आदमी मुझे बता, अरे कहा है ना भगवान का नाम लो, रे क्यों नहीं रहे? शायद वो खुद भी नहीं ले रहा था, लेकिन डर चुके थे। अब सभी कहते हैं मेरी बात सुनो, कोई 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 भी एक दूसरे की तरफ मुंह पीठ नहीं करेगा, सभी एक दूसरे की तरफ मुंह करो और बस नीचे कर लो मुंह, जैसे तैसे करके आज का ये जो राहत है निकल जाए, और बस उसके बाद फिर हम गांव में जाके बताएंगे कि ये सब कुछ हुआ, और तांत्रिक जी को बताएंगे। होता क्या, कुछ समय बाद एक आदमी को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कोई उसके कंधे पर ऐसे हाथ लगा रहा है। वो साथ वाले बंदे को कहता है, अरे क्या कर रही है? तो वो साथ वाला बंदा, मैंने क्या किया? तो कंधे पे बात बात हाथ क्यों लगा रहा है? कहता है मैंने नहीं लगाया। जब ये दो जानों की बात सामने वाला बंदा सुन रहा था, वो जब फ्लैश ऑन करता है तो उसको पीछे वो बैठी हुई नजर आती है हंसती हुई। जैसे ही वो शक्ल देखता है, चीख मारता है, अरे वो तुम्हारे पीछे है। वो पीछे देखता है, कुछ नहीं है। कहता क्या देख रहा है? वो सामने फ्लैश करते, उनको सामने नजर आती है वही हंसती हुई। अब कोई भी फ्लैश सामने कर रहा था, पीछे उनको वही नजर आ रही थी। डर का माहौल बहुत ज्यादा हो चुका था।
मामला बहुत इंटेंस हो चुका था। अब तो वो मौसा जी भी डर रहे थे। निशांत का तो पूछो ही मत। अब ये धीरे 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 भजन गाना शुरू कर देते हैं कि भाई ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दो, ऊंची ऊंची बोलना शुरू करो, मन में किसी ने नहीं बोलना, सारी ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दो। ऊंची ऊंची बोलते जा रहे थे और कुछ समय बाद माहौल थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो जाता है। बारिश थम जाती है, हालांकि हवाएं तेज चल रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरी तेज थी। अब तकरीबन 1 घंटा बीतता है, फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है। और कौन खड़ी करता है? मौसा जी। मौसा जी कहते हैं मुझे पेशाब लगी है। तो एक आदमी कहते हैं अरे मौसा रोक लेना, सुबह कर लेना। अरे सुबह होने में अभी घंटे हैं कुछ, मैं नहीं इतनी देर रोकूंगा, तो यहीं पे कर दे। दूसरा कहता है अरे पागल है, यहीं पे करेगा, बदबू आएगी। तो कहाँ करेगा? अरे कोई मेरे साथ चलो, मैं खेत में करूँगा। अरे दिमाग खराब है तेरा, खेत में? हाँ यहाँ से हम बाहर जाने की नहीं सोच रहे, तो तू कह रहा है खेत में जाएगा। अरे चलो तो सही, 2 जने साथ जाएंगे और हमारे पास हथियार भी तो हैं। वो कहते हैं दिमाग खराब है तेरा, हथियार है? वो देखिए कि हथियार, अरे लोहा है, कहा ना। अब मौसा जी थे मतलब कलेशी टाइप के आदमी, वो मतलब जैसे उनको कोई चुप कराने वाला था नहीं। अब ना वो क्लेश ही डाल रहे थे कि नहीं भाई मैं तो अकेला चले जाऊंगा। अकेला उनको जाने नहीं दिया जा सकता था। तो एक आदमी हिम्मत करे कहता है अरे अरे मौसा जी चलते हैं, मैं चलता हूँ तेरे साथ, चलो। अब मौसा जी हथियार पकड़ते हैं, वो आदमी भी हथियार पकड़ता है और ये चल पड़ते हैं अब खेतों की ओर। अब मौसा जी खेतों के अंदर जाते हैं और 2 मिनट 4 मिनट ये आवाज लगाता बंदा, अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ। एक तो डर ऊपर से लग रहा है, ऊपर से इतना टाइम लगा रही है। तुम तो कह रहे थे पेशाब करना है बस, मुझे तो लगता है दूसरा काम भी करने लग पड़े। अचानक से एक आवाज आती है, ऊंची नहीं, जैसे किसी ने किसी को एकदम दबोच लिया हो। मौसा जी की आवाज थी। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बोलिए तो सही। लेकिन कुछ कुछ भी नहीं सुनाई देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो आदमी भागता भागता आता है। लोग पूछते हैं अरे कहाँ गया मौसा? वो कहता मौसा तो गया। कहता मतलब? मुझे ऐसे ऐसे आवाज आई, वो बाहर निकला, मैं 15 मिनट होकर आ गया हूँ, मुझे लगता है उसने शिकार बना लिया। निशांत अब रोने लग पड़ते हैं। भाई जैसा मर्जी थे तो मौसा ही। अभी ये सभी देखते हैं, कहते भाई भागो यहाँ से, यहाँ पर कोई रुकने का सिस्टम नहीं है, ये हमारा शिकार भी करेगी। अब ना ये जल्दी से उठते हैं। निशांत कहता है मौसा जी, कहता है मौसा होगा तो मिलेगा भाई, सुबह जाकर देख लेंगे, जिंदा हुआ तो गनीमत है, अब पहले अपनी जान बचाओ। अब ये उस शेड से बाहर निकलते हैं। जैसे ही कुछ कदम आगे जाते हैं आवाज आती है, अरे मुझे तो साथ ले जाओ। ये सभी रुकते हैं, पीछे घूमते हैं, लेकिन इनको उम्मीद नहीं थी कि जो ये देख रहे हैं क्या वो सच है। एक औरत खड़ी थी कुछ ही दूरी पर, हवा में उड़ रही थी। उसके कपड़े हवा की गति की वजह से काफी ही दूर तक लहरा रहे थे। आंखें चमक रही थी, आवाज आ रही थी, मुझे कहाँ छोड़ के चले, लेके तो जाओ मुझे। लेकिन ये तो आवाज जानी पहचानी थी, आवाज तो थी मौसा की, जो इसके मुंह से तो नहीं आ रही थी, आ तो रही थी। मौसा कहाँ थे? या यूं कहें कि मौसा का सर था बस उसके हाथ में पकड़ा हुआ था जो उसने, और बस वही सर बोल रहा था मुझे तो साथ में ले जाओ। अब उनमें से जो एक आदमी है वो कहता है भागो, पीछे नहीं मुड़ना, भागो, बस रुकना नहीं, जो रुकेगा मरेगा, भागो। अब ये पूरी जान लगाकर भागते हैं। पीछे 2 लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी, मौसा के और उस औरत के, बार बार, अरे मुझे तो ले जाओ, कहाँ लेके जा रहे हो, अरे मुझे तो ले जाओ, कहाँ चले, मुझे तो ले जाओ बस। ये भागते जा रहे थे, गांव की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, गांव में एक संस्था होती है जिसमें भवन बनाया होता है, वहां पर जाकर ये बस
सारे के सारे ढेरी हो जाते हैं। और एक आदमी हिम्मत करके जाता है, सरपंच वगैरह को बुलाता है, इनके घर वालों को बुलाता है, सारी कहानी बताता है। वो उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं सारे। पानी वगैरह इनको पिलाया जाता है, चाय वगैरह पिलाई जाती है। और जैसे मैंने कहा था अभी, एक दिन पहले ही तो एक मौत हुई थी, और एक और मौसा जी वो भी गए। दहशत फैल चुकी थी सारे गांव में, और 2 मौतें, बहुत बुरा हाल था। सभी डर रहे थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे भोर होनी शुरू होती है। उनको एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है, जो इनकी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसकी शक्ल साफ होती है, वो देखकर डर जाते हैं, सबकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं था बल्कि मौसा जी ही थे। मौसा जी जैसे ही गिरते पड़ते आते हैं, वो दे गाली पर गाली, दे गाली पर गाली, मोटी मोटी गाली देते हैं। मुझे छोड़ा है, ऐसे छोड़ा है। सभी कह रहे थे कि भाई छोड़ के तो आना था, आपका तो सारी नजर आ रहा था, दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो कह रहा था दिमाग खराब हो गया, मैं तो खेतों में गिरा पड़ा हूँ, मुझे होश आई है, सुबह हुई है, मैं देख रहा हूँ कोई है ही नहीं है, सारे मुझे छोड़कर भाग के आगे। अब जो सरपंच वगैरह थे वो भी इनकी तरफ देख रहे थे, भाई क्या ये क्या मजाक कर दिया, छोड़ के आगे क्या हो गया। वो कहते हैं भाई एक बंदा झूठ बोल सकता है, इतने बंदे थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। सारी बात बताई जाती है। पूरे मौसा जी कहते हैं गलती तो की मैंने, क्योंकि जो वो हथियार लेकर गए थे गलती से लोहे का नहीं था, वो डंडे का था, सिर्फ डंडा था एक। और वो कहते हैं कि जब वो शौच कर रहे थे, अचानक उनके कंधे पर ऐसे किसी ने दबोचा, उनकी आवाज़ निकली जैसे उसको आई थी। और उसके बाद उनको नहीं पता क्या हुआ। जब सुबह उठे हैं तो आसपास पानी पानी था खेत का, गनीमत है कि इनकी सांस नहीं रुकी, नाक तक नहीं पानी था। और ये बस देखते हैं तो बस वो चिता ठंडी पड़ रही थी। और ये फिर वहाँ पर आए। अब जब ये उतारते हैं अपना कुर्ता और दिखाते हैं, वहाँ पर निशान थे कंधे पर। जल्दी से तांत्रिक को बुलाया जाता है और उसको सारी कहानी बताई जाती है, भाई ये कांड कर दिया, ये कांड हो गया। और जैसा मैंने कहा कि दहशत पूरी गांव में फैल चुकी थी। अब शायद ये भी इनका प्लान फेल हो चुका था, क्योंकि काफ़ी बरसों बाद अब एक बार फिर से वो नज़र आई, और इतनी गंदे तरीके से नज़र आई, इतनी खौफनाक तरीके से नज़र आई कि अब किसी की हिम्मत भी नहीं होनी थी कि किसी का दाह संस्कार करें और उसके बाद रात को रुक जाए। तो फिर यही फैसला किया गया कि गांव के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और नया बनाया जाएगा शमशान घाट, और वहाँ पर स्थापित किया जाएगा भोलेनाथ को, उनकी मूर्ति को। फिर देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है कि जो वहाँ पर आ जाए। जैसा ये सब डिसाइड करते हैं वैसा ही किया जाता है, और एक शमशान घाट बनाया जाता है, साथ के साथ ही शिव जी का एक मंदिर बनाया जाता है। और कहते हैं कि उसके बाद आज तक उस शमशान घाट में कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और जो दूसरा शमशान घाट था वो है खंडर वीरान। कहते हैं कि वो पिशाचनी आज भी वहाँ पर रहती है, उसको इंतज़ार है चिता के जलने का, लेकिन शायद वो कभी बुरा नहीं होगा। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे किस्से की ओर। दूसरा किस्सा ये मौसा जी का था, जहाँ पर मौसा जी ने उत्पात मचाया, और सच में अगर उनका सर दर्द से अलग हो जाता तो दूसरे किस्से में मौसी जी के साथ ठीक नहीं होता। लेकिन है क्या किस्सा, इससे पहले हम ये किस्से को शुरू करें, हम पहले पढ़ लेते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे। तो ये कमेंट है शुभू पंडित जी का, और ये कह रहे हैं कि सबसे बोरिंग स्टोरीज होती है हॉन्टेड क्वार्टर्स रूम, होटल रूम, हॉन्टेड हाउस, इन सब में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, सबका एक ही एंड होता है, वहाँ डेथ हुई होती है, स्टोरी एक स्टार्ट में ही एंड पता होता है। भाई ऐसी स्टोरीज कम नरेट किया करो। तो जैसा मैंने कहा कि भाई ना ही सिर्फ तारीफ बल्कि क्रिटिसिज्म और सुजेशंस को भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो ये इट्स टाइप ऑफ ए सुजेशन, तो इसलिए मैंने कमेंट ऑफ द डे में इसको किया है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन जब आप मेरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना वेरिएशन होता है।
अब क्या होता है देखिए ना, जो सब्सक्राइबर्स हैं स्टोरीज भेजते हैं, जंगलों में तो रहते नहीं है ना वो। किसी का होटल का किस्सा होता है वो गया, किसी का हॉस्टल का किस्सा होता है, किसी का पीजी का किस्सा होता है, किसी का घर का किस्सा होता है, किसी का फार्म हाउस का किस्सा होता है। और हर कोई तो भाई जंगलों में घूमने नहीं जाता, पहाड़ों में घूमने नहीं जाता हर रोज, या फिर ऐसे कोई कह सकते हैं कि एडवेंचर नहीं करता। तो रह देकर यही होते हैं, बट मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो ये किस्सों को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो आप देखेंगे कि अगर मैं हॉन्टेड होटल का किस्सा डाल रहा हूँ या हॉन्टेड हाउस का किस्सा डाल रहा हूँ, तो 3 4 5 किस्सों बाद फिर दोबारा बारी आती है, 7 8 किस्सों बाद दोबारा बारी आती है। अगर वो जल्दी आ भी जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। अब आप कह रहे हैं कि सब में एक ही बात होती है कि डेथ हुई होती है, तो मैं हमेशा शुभू भाई ये बात करता हूँ कि भाई जब हम फिल्म देखने जाते हैं ना, तो फिल्म में भी तो यही होता है कि एंड ऑफ द डे जो विलेन है वो मर जाएगा, हार जाएगा, सत्य की जीत होगी। अगर नहीं भी होगी तो कम से कम उससे अगले पार्ट में तो हो जाएगी, है ना। हमें पता होता है, लेकिन क्रक्स क्या होता है जो उसके बीच में चलता है, पता होते हुए भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन इस कहानी में क्या है, मरना तो है। एक था राजा एक थी रानी, ये भी है, लेकिन उसके बीच की जिंदगी सबकी अलग होती है। तो ये जो किस्से हैं इनकी भी सबसे अलग होती है। और मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल वाजिब वाजिब तौर पर एग्री करता हूँ कि कुछ चैनल्स हैं, मैं अब क्या होता है ना कि भाई हम वैसे ही स्क्रॉल करते रहते हैं, थोड़ा सा पता लगता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। कई चैनल का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि वो ट्रक ड्राइवर के ही किस्से डाल रहे हैं, कई को होता है कि वो घर के ही किस्से डाल रहे हैं, कई को होता है वो जंगल के ही किस्से डाल रहे हैं। वो भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि किस्सों को डाइवर्सिफाई किया जाए। इसलिए फिर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो अगर मुझे लगता है शायद अभी आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया तो आपने मेरा जो पिछला प्लेलिस्ट है उसको नहीं सुना होगा। सुनेंगे तो आपको डाइवर्सिफिकेशन पता लगेगी, कुछ ऐसे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, मतलब जिनको मैं खुद ही मानता हूँ कि भाई ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गया। तो बहुत बढ़िया सुजेशन, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन आई होप कि जो मैंने आपको आंसर दिया इसका उससे आप सेटिस्फाइड होंगे। ये था कमेंट ऑफ द डे। और अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे किस्से की ओर। और दूसरा किस्सा जैसा मैंने कहा था कि जो मौसी जी का किस्सा है, भाई क्या कहा जा सकता है कि एक इंसान जो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, अ, हमारी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों का क्या होता है, लाइक पैसों की कोई दिक्कत आ गई, या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें आ गई, है ना। तो उससे वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे अब मैं बात करने लगा हूँ, लेकिन कई बार वो चीज़ें ज़्यादा एक्सट्रीम में हो जाती हैं। अब दानिश कह रहे हैं कि इनकी मौसी जो वैसे किसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन ना इनका एक बहुत जो मैं भी समझता हूँ एक ना बड़ा अच्छी एक्टिविटी है कि ये 2 बहनें थी, मतलब इनकी मौसी और इनकी मदर 2 बहनें थी। और इनका ये हमेशा रहता था कि ये हर हफ्ते इनके घर आती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि खुद ही आ जाती थी, इनकी बहन ने बिल्कुल कहा था कि बहना तू तो आएगी हर हफ्ते। उनके बच्चे भी थे, ये भी तब इतने बड़े नहीं थे, तो इनको भी खुशी होती थी। और जो इनकी मौसी थी रहती वो बेसिकली गाँव में थी, तो इनकी मौसी हर हफ्ते आती होती थी वहाँ पे। अब ये रूटीन का हिस्सा था, कहने का मतलब ब्रेकफास्ट होता, साथ में इनके मौसा जी भी कई कई बार आते थे, तो ये चलता रहता था। अब क्या होता है कि एक बार इनकी मौसी आई नहीं। अब ये वो ज़माना था जब लैंडलाइन ही हुआ करते थे, और इनके पास लैंडलाइन नहीं था, इनकी मौसी के घर तो था। लेकिन उस दिन आए नहीं, तो ये वन ऑफ द केस कह सकते हैं कि बहुत समय बाद को भी ऐसा हुआ कि इनकी मौसी नहीं आई। इन्होंने सोचा कि भाई कोई काम पड़ गया होगा जिसकी वजह से नहीं आए होंगे। लेकिन रात के 8 बजते हैं तो इनके नेबर के पास उनके घर फ़ोन था, जिनका नंबर दिया हुआ था कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो तो फ़ोन होता। तो इनके नेबर आते हैं कि आपके वो बहन का फ़ोन आया है। तो कहते हैं ठीक है मैं आती हूँ, इनके मदर कहती हैं। वो जाती हैं और फ़ोन पर बात करती हैं, तो पता लगता है कि इनका मौसा कह रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाओ। तो कहते क्या हुआ, कहते वो बाद में पता लगेगा, आप जल्दी से आ जाओ। अब ये डर जाते हैं, ये जल्दी से
जाते हैं वहाँ पर। जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो इनकी मौसी है ना, बड़ी अजीब सी तरीके की हरकतें कर रही है। उनके बाल बिखरे हुए हैं और जो आवाज़ है वो किसी मर्द की आवाज़ है, किसी औरत की आवाज़ नहीं। और ना बस हँसे जा रही है अजीब से तरीके से। अब ना ये डर गए थे मौसा जी भी, वो कह रहे हैं कि पता नहीं ये ना आज दोपहर से सब कुछ कर रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या ड्रामा ड्रूमा है, लेकिन अब तो मैं डर चुका हूँ। अब जो इनके पिताजी थे वो कहते थे कि भाई इनको ज़्यादा ऐसा ना कर, मुझे तो कोई मसला और लग रहा है, तो किसी पंडित जी को, बाबा जी को बुलाते हैं। अब उस समय रात के समय में क्या किया जा सकता था, जैसे जैसे तैसे करके उस रात वो रात बीतती है। बड़ी मुश्किल से कई बार वो बाहर जाने को भागती थी, बाल खिलार कर हंसती थी, रोने लग पड़ती थी, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ चल रहा था और ये बस असहाय होकर सिर्फ देख ही सकते थे। सुबह होती है और सुबह जब पंडित जी को बुलाया जाता है तो पंडित जी बैठ जाते हैं। अब ये आ नहीं रही थी इनकी मौसी, इनको पकड़ कर भी लाया जा रहा था, जैसे मर्जी करके लाया जा रहा था, लेकिन वो तो हिलने का नाम नहीं लेती। इतनी शक्ति ना जाने कहाँ से आ गई थी। अब ना पंडित जी कुछ देर तक देखते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वो हवन शुरू करते हैं और कहते हैं वो खुद ब खुद आके बैठेगी। अब ना वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं वो बड़े, जैसे कहते हैं ना, बांध कर अपने आप को बैठी थी, सारे पीछे उड़ चुके, जल्दी से भागते भागते आके पंडित जी के सामने बैठ जाती है और उनको बड़े अजीब तरीके से देखने लग पड़ती है। तो पंडित जी कहते हैं अभी हाँ, अब बता कि क्या समस्या है, क्यों तंग कर रही है बच्चे को। तो वो कहती है, आवाज़ अब भारी हो चुकी थी कि कर नहीं रही, कर रहा हूँ। हाँ चल जो भी है बता, क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। तो कहते हैं मुझे तो ये चाहिए। पंडित जी हंसते हैं और कहते हैं अच्छा तू है अब आशिक जिन, अब लगा बता। देख भाई बात ऐसी है कि ये तो चीज़ छोड़ दे। तो वो कहते हैं कि ना ना, इसको ना मैं छोड़ूंगा, इसके लिए मैंने एक बड़ी खास चीज़ तैयार की है, देखनी है। पंडित जी कहते हैं देखूंगा, बता क्या है? रात को दिखाऊंगा। तो कहते हैं ठीक है, तब तक मैं सोने जा रहा हूँ। बड़ा अजीब से तरीके का माहौल बन चुका था कि भाई ऐसे बातें कर रहा है। तो पंडित जी इशारा करते हैं कोई बात नहीं, जैसे जो कर रही है उसको करने दो। उसके बाद वो जाकर सो जाती हैं। अब पंडित जी भी वहाँ पर बैठे होते हैं, रात का इंतजार होता है। रात के 11 साढ़े 11 बजते हैं और वो उठ के जाना शुरू कर देती है। अब ये सारे रोकने की कोशिश करते हैं, पंडित जी कहते हैं नहीं। होता क्या है कि ये अब उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब आप उस दृश्य के बारे में सोचिए कि इनकी मासी बाल बिखरे हुए हैं और वो आगे आगे चल रही हैं और ये सब पीछे पीछे चल रहे हैं। गांव था तो लोग तो नहीं थे बाहर। धीरे धीरे वो किसी जंगल की तरफ जाते जा रहे थे और जंगल की तरफ जाकर देखते हैं कब्र खुदी हुई थी। उसकी तरफ देख के कहती है इसमें मैं खुद को डाल दूंगी, वो मुझे ले जाएगा। पंडित जी को समस्या की गंभीरता का एहसास हो चुका था कि ये इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। पंडित जी हालांकि पहले ही तैयारी करके आए थे। वो एक गंगाजल का छींटा मारते हैं, अचानक से वो बेहोश हो जाती है, कहते हैं इसको उठा कर ले आओ। अब पंडित जी कहते हैं देखो बात ऐसी है कि जो भी ये जिन है ये है बहुत मतलब पक्का जिन है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। मुझे कुछ सिद्धियां करनी होगी, कुछ साधना करनी होगी, कईयों से विचार विमर्श करना होगा। मैं कुछ उपाय करके जाता हूँ जिसकी वजह से हो सकता है कि ये कुछ समय के लिए शांत रहे, लेकिन फिर भी कई चीज़ों का ख्याल रखना है कि घर में मांस मदिरा ये बिल्कुल नहीं चीज़ें आनी चाहिए। जितना इन चीज़ों के करीब जाएंगी उतना ही वो एक्टिव होगा, उतना ही वो तंग करेगा। धीरे धीरे करके पंडित जी ने जैसे बात की थी इनको फ़र्क पड़ने लग पड़ा। इनकी जो मासी है उनको मतलब अब फ़र्क पड़ने लग पड़ा। जो उनका शरीर था पहले काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। लेकिन क्या होता था कि जब भी पंडित जी उपाय करके जाते तब तक तो ठीक रहती, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही उनकी दिक्कत होने लग पड़ती थी और कई बार वो घर से गायब हो जाती और जब भी वो जाते तो वो देखते हैं वो कब्र के पास बैठकर हंस रही होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब इस दौरान जो वो नौकरी कर रही थी, इनकी सरकारी नौकरी थी, शायद पोस्ट ऑफिस में थी, मुझे पक्का नहीं पता। तो फिर पंडित जी ने यह भी बताया था कि कोई बड़ा ही करीबी इंसान है, वो रिश्तेदार नहीं है, ये इन्होंने पक्का कर दिया था कि वो कोई मेरे हिसाब से पड़ोसी हो सकता है। पड़ोसी कौन हो सकता है ये तो नहीं बताया। जो इनकी सफलता को लेकर खुश नहीं था और उसने सिर्फ एक चीज़ के लिए इन पर, उस प्रेत को, उस जिन को छोड़ा था कि ये नौकरी छोड़ दें जो अब हो चुका है, लेकिन अब वो जिन इस पर हो गया आशिक, वो उसको लेकर जाना चाहता है। अब वो बेचारी बीच मझधार में फंस चुकी थी।
ना वो आगे ना पीछे। कहने का मतलब है कि भाई वो अब नौकरी छूट गई, अब वो जो जिन है इनके पीछे पड़ चुका है, ज़िंदगी सारी एक तरह की बर्बाद होगी, बच्चों की ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होगी। इनका जो पति था वो बड़ा बेचारा सपोर्टिव था, जितनी हो सके सपोर्ट करता था। लेकिन धीरे-धीरे पंडित जी की मेहनत से वो धीरे-धीरे ठीक होने लग पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि शायद अब अ, एक बार वो कहीं जा रही थी और अचानक से रिक्शा उल्टता है, किसी को कुछ नहीं होता। सारा रिक्शा भरा हुआ था, वो बीच में बैठी हुई थी। जो आस-पास गिरे थे शायद उनको चोट लगनी लाज़मी थी, लेकिन ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब ये नहीं पता कि ये इनकी नेचुरल डेथ थी या फिर ये जिनका कांड था, लेकिन अचानक से वो चली जाती है। अब क्या किया जा सकता है? इनकी मौसी इनकी मदर की छोटी बहन थी, बहुत इनकी मदर को भी काफ़ी सदमा लगा। बहुत देर तक तो वो उभर भी नहीं पाई उस सदमे से, लेकिन क्या भी किया जा सकता है? तो ये कहते हैं कि देखो कहाँ से कहाँ बात बन जाती है। ये था किस्सा मौसी का इनकी। उम्मीद करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अब ऐसा ही एक किस्सा और था जो रवि बताते हैं, जो इनकी बहन के साथ रिलेटेड था। रवि कहते हैं कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता पुलिस में थे और वो शहर में जैसे उनकी पोस्टिंग थी, ये गाँव में रहते थे। अब गाँव में ना इनकी जॉइंट फैमिली थी और इनके पिताजी का भी यही मन था और इनकी मदर का भी यही मन था कि हम गाँव को नहीं छोड़ेंगे। गाँव का माहौल इनको अच्छा लगता था, तो इसलिए पिताजी क्या करते थे कि वो ड्यूटी शहर में करते थे और पुलिस की ड्यूटी आपको पता ही है कि गाहे-बगाहे दिन रात का सिस्टम होता है, तो अप डाउन तो नहीं कर सकते थे, तो वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी जॉइंट फैमिली थी, काफ़ी अच्छी फैमिली थी। अब क्या होता है कि एक ना इनकी बहन थी, रुचि। रवि कहते हैं कि मेरी बहन बड़ी बहन थी, हम दोनों भाई-बहन का बहुत प्यार था और वो बहन इतनी इंटेलिजेंट थी। एक तो वो मतलब चंचल नहीं, कहीं होता ना बड़ा चंचल स्वभाव होता, वो नहीं था, अपने आप में रहने वाली, पढ़ाई पर उसका ज़्यादा ध्यान होता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी-सी लापरवाही नहीं कहा जा सकता। कहते हैं गाँव में ना एक महिला थी, वो ना मशहूर थी कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जो जिसको जादू-टोना की श्रेणी में रखते हैं। हालाँकि वो घर से गरीब थी, तो लोग ज़्यादातर उससे कन्नी कतराते थे। अब क्या था, उसकी भी जो एक बेटी थी ना, उसकी उम्र भी तकरीबन रुचि जितनी थी, शरीर के हाव-भाव भी वैसे ही थे। तो उनके कोई घर में फंक्शन होगा, यानी किसी रिश्तेदार के घर में मैरिज पे जाना होगा, तो वो अ, इनके घर आती हैं। इनकी माँ से थोड़ी बहुत जान-पहचान थी और इनकी माँ को कहती हैं कि बहन जी वो ना ऐसे-ऐसे शादी है, तो बेटी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है, तो आप रुचि की कुछ ड्रेस दे देंगी? तो इनकी माँ कहती है, हाँ, कोई बात नहीं बहन जी, दे दूँगी। अब ना ये बात साथ ये खड़े सुन रहे थे, रवि, और ये बड़ी ऊँची कहते हैं, मम्मी क्या कर रही हो? नहीं है कोई ड्रेस, आंटी आप जाओ, कोई ड्रेस नहीं है। तो मम्मी कहती क्या? मैं कह रहा हूँ ना नहीं। अब शायद जो इनकी माँ नहीं सोच रही थी, रवि सोच रहे थे कि भाई जादू टोनों के लिए मशहूर है, कल को कपड़े पर कुछ कर दिया। लेकिन जब ये जा रही होती है ना, बड़े गुस्से से रवि को देख रही होती है, मानो जैसे खा ही जाना हो। लेकिन रवि को उस बात की परवाह नहीं थी। हालांकि उस दिन के बाद से कुछ ज़्यादा ही चीज़ें होने लग पड़ी। रुचि की तबीयत अचानक खराब होने लग पड़ी और रुचि एकदम से बदतमीज हो गई। बदतमीजी की हद ये थी कि एक दिन उनके पिताजी छुट्टी पर आए हुए थे और आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और रुचि ने चाय वो बनाई थी। अब चाय की 3-4 चुस्कियाँ लेकर वो कहते हैं, रुचि साथ में बैठी थी, कि बेटा आज मीठा थोड़ा कम डाला है, क्या हो गया? बस ये कहने की बात थी, वो अपने पिता पर हमलावर हो जाती है, अपने पिता को मारने लग पड़ती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, पिता पर वो 4-5 बार कर चुकी थी। रवि खड़ा था साथ में, वो जल्दी से हटाता है। रवि कहते हैं कि जब उसने पकड़ा ना रुचि को, वो ऐसा लगा था किसी पहलवान को पकड़ रहा है। पतली सी थी, छोटे-छोटे उसके बाजू थे, पतले-पतले हाथ, पतले-पतले बाजू थे और वो ऐसे था जैसे पहलवान है। और वो तो पिताजी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी और बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया गया और वो ऐसे घुरा के पिताजी की तरफ देख रही थी कि मानो जैसे खा ही जाना हो। आँखें उसकी सफ़ेद पड़ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। इससे पहले मैं उस पर हाथ उठाता, पिताजी कहते रुक जा। नहीं, नहीं, ये नहीं है, रुचि नहीं है ये।
ये कुछ और है। और रुचि उसके कहती है हाँ कुछ और हूँ मैं। लग क्या पता, अब बताऊंगी मैं क्या हूँ, और बचा लो उसको अगर बचा सकते हो। ये कह के रुचि अचानक से बेहोश हो जाती है। लेकिन उसके बेहोश होने के साथ ही घर में कोहराम मच जाता है, क्योंकि एक हंसता खेलता घर मानो जैसे कैसे एक एक तरह का दुख का समंदर बन जाता है। इनकी प्यारी सी फूल सी बच्ची जो इतनी नाजुक थी, अब क्या क्या वो करने लग पड़ी। उसको बांधने तक की नौबत आ गई, वो बड़े परेशान होते थे। एक बार ये, हाँ इससे पहले एक चीज नोटिस करने वाली थी जो मैं बताना भूल गया। जो इनके ताऊ जी थे, जब भी ये किसी तांत्रिक वगैरह के पास लेके जाने की बात करते हैं, तो वो कहते नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टरी है, डॉक्टरी इलाज है, इसको डॉक्टरी कराओ। बार बार डॉक्टर के पास लेके जाते। अब एक दो बार ना इन्होंने अ, इनके पीछे यानी कि इनकी नॉलेज के बिना लेकर गए थे तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने ये बताया था, जैसे रवि ने साफ तौर पर कह दिया था कि मेरा शक उस औरत पर है, उसने कुछ किया, लेकिन तांत्रिक ने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई उसने नहीं किया, ये बात पक्की है। ये कहते हैं आप कैसे कह सकते हो, मैं कह रहा हूँ उसने नहीं किया, ये जिसने भी किया कोई आपका रिश्तेदार है, बड़ा करीबी रिश्तेदार है, और वो इसकी सफलता से बड़ा परेशान है। उसको लगता है कि इसको सफल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बोलूँ, जो उसने किया है ना उसको भी नहीं पता उसने क्या करा दिया है। अब जो इस पर चीज़ है हैवी, बहुत हैवी हो चुकी है, और हमें भी बहुत मतलब मुश्किल आएगी। जो वो तांत्रिक थे कुछ उपाय करते, थोड़े दिन तक रुचि को फर्क पड़ता, लेकिन रुचि बाद में फिर वही हो जाती जो पहले थी। ऐसे करते करते दिन बीतते जा रहे थे, इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, और किसी का शक भी ताऊ पर जा ही नहीं रहा था कि ताऊ जी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या सच में कुछ ऐसा किया भी था, ये भी अभी साफ नहीं था। अब जब भी कोई समस्या होती, जैसे इनके पिता तो घर नहीं होते थे, तो ताऊ जी को बुलाया जाता। जॉइंट फैमिली थी, मतलब जैसे एक घर होता है ना, दो घर होते हैं, बीच में एक छोटी सी दीवार होती है, साथ के साथ अलग के अलग, वैसा सिस्टम था। और ये बड़ा मतलब सारे घर में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो चुकी थी कि भाई ये सब कुछ खराब हो गया, कैसे ठीक होगा, लेकिन शायद एक दिन अंत हो जाता है। रुचि अपनी माँ के पास आती है। आज रुचि कुछ ठीक लग रही थी, हंस रही थी। वो अपनी माँ की गोद में आके लेट जाती है। माँ को बड़ा अजीब लगता है कि इतनी देर बाद आज मेरी बेटी ऐसा कर रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, और वो कहती है कि माँ, मैंने आपको कुछ देर से बहुत तंग किया है, ना ही सिर्फ आपको, पापा को, भाई को, लेकिन अब खत्म हो गया, मैं हार चुकी हूँ। ये कहते क्या हुआ? वो कह रहा है कि आज तुझे ले जाऊंगा। ये कहने की देर थी कि रुचि के खून की उल्टी आनी शुरू हो जाती है, और जल्दी से इनके ताऊ जी को बुलाया जाता है। इनके ताऊ जी फिर आनाकानी, अरे कुछ नहीं है, इसको दवाई दो, उसको ये करो वो करो। लेकिन आज रवि फट पड़ा। वो कह रहा है कि आप पीछे हो जाओ, अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो रहने दो। इससे पहले हॉस्पिटल पहुंचती रुचि की मौत हो जाती है। अब जब ये सब कुछ होता है तो पिताजी भी आते हैं। भाई वो तो हार ही चुके थे, उनकी प्यारी बच्ची इस जहां को छोड़कर चले जाती है। आज पहली बार रवि को शक होता है अपने ताऊ पर कि ताऊ ऐसा बिहेव को कर रहे हैं। अब वो जब सब कुछ क्रियाक्रम हो जाता है रुचि का, उसके बाद विस्तार से सारी बात अपने माता पिता को बताते हैं, और फिर उनके माता पिता जाते हैं तांत्रिक के पास। वो कहते हैं कि उसको बचाया नहीं जा सका, लेकिन आप प्लीज़ कम से कम हमें ये बता दीजिए कि क्या वो मेरा बड़ा भाई था? तो कहते हैं नहीं, वो नहीं था। तो फिर कौन थी? प्लीज़ बता दीजिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि वो आपका बड़ा भाई नहीं था। तो फिर वो ऐसी हरकतें करता क्यों था? तो फिर तांत्रिक कहते हैं क्योंकि आपकी एब्सेंस में वही तो थे जो केयर कर सकते थे। उन पर भी किसी ने जादू किया, ताकि वो इस चीज़ को देख ही ना पाए, इस चीज़ को सेंस ही ना कर पाए कि आपकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। जब भी कुछ होता तो वो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन डाल देते, लेकिन उनको खुद को नहीं पता उन पर भी जादू किया है। तो फिर कौन है? कौन है वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया? तांत्रिक ने बताने से मना कर दिया। हाँ, सिर्फ उन्होंने इतना कहा था कि अगर बता दिया तो आपका घर टूट जाएगा,
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसने जो करना था वो कर दिया, अब उसके कर्मों की सजा उसको मिलेगी, ये बात लिख लीजिए। लेकिन जो बताया तो फिर होगा नहीं ठीक। अब कहते हैं कि भाई हमने सोच लिया कि भाई ठीक है, परमात्मा की जो इच्छा, क्या किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद इनकी बुआ जी के 2 बेटे थे, उनके एक्सीडेंट में एक ही साथ मौत हो गई। क्या सच में बुआ थी? जैसा तांत्रिक ने कहा था कि कर्मों का फल तो मिलके रहेगा। अब ये सोचते हैं कि शायद हाँ, शायद ना भी हो सकता है, लेकिन नुकसान तो हुआ, इसलिए ना करो ना कराओ, अपने आप में मस्त रहो, भोले बाबा का नाम जपो, या जो भी आप ईश्वर को मानते हैं उनका नाम जपो। इन कामों में कुछ नहीं रखा। उम्मीद है किस्सा दिलचस्प लगा होगा आपको। ऑल दो ट्रेजिक है तो दिलचस्प क्या ही कहना, लेकिन फिर भी कुछ सिखा कर जाता है ऐसा किस्सा। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि सारे किस्से यानी 3 के 3 किस्से आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।